हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक मैप है जो कि एशिया महाद्वीप है। आज के क्लासेस में एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे और इससे डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कुछ क्लासेज में हमने वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन कराए हुए हैं जिसमें सारे महाद्वीप और सारे सागरों के बारे में विवरण किया हुआ है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के क्लास में केवल हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको महाद्वीपों के बारे में नहीं पता है तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं मैप में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र है। देखते हैं, ये सबसे पहले एशिया महाद्वीप, जिसे कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप के बाद से आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद से आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक। उसके बाद से आता है यूरोप। यूरोप के बाद से आता है ओशिनियो। वैसे तो ओशिनियो इसका रियल नाम है, बट इसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं क्योंकि ओशिनियो इसका नाम है महाद्वीप का। बट वहाँ के जो द्वीपों का है, द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत विकसित है, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये हैं सारे हमारे महाद्वीप कितने हैं, और हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे डिटेल से। ये सारे महाद्वीपों में से केवल एक अभी एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। हमारा एशिया महाद्वीप का मैप, जो कि केवल एशिया महाद्वीप है और इसमें भारत, सारे देश दिख रहे हैं एशिया महाद्वीप में। तो जैसे कि पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा है, प्रायद्वीप, महाद्वीप, महासाद्वीप किसे कहते हैं, सोता किसे कहते हैं, बाई किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं, सभी के बारे में हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे सार्क, कि सार्क देश में कितने देश आते हैं, सार्क में कितने देशों का विवरण है और सार्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो सार्क के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि सबसे पहले ये भारत के आसपास के जितने देश हैं अपने साथ एक संगठन बनाए हुए हैं जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो और जो टैक्स होता है उसे भी कम लागू हो और कम लगता है टैक्स, जो कि आसपास के देश होते हैं उन लोगों के लिए होता है ये। तो ये एक संगठन बनाए हैं जिसे सार्क कहा जाता है, सार्क के नाम से जाना जाता है। ये एक संगठन है एक। तो इसमें कई देश हैं, जिसमें 8 देश हैं, और 8 कौन कौन से देश हैं इसे हम देखते हैं डिटेल से। जो कि 8 देशों में सबसे पहले मालदीव है। मालदीव यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि सबसे छोटा है। और मालदीव है, श्रीलंका है, तीसरा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये 8 देश हमारे सार्क में आते हैं। जो कि सार्क का विवरण, यहाँ पे सार्क का स्थापना हुआ। भारत हमारा एशिया के दक्षिण में है, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। और साउथ एशिया भारत है, जो कि साउथ एशिया वाले ने अपने एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाया हुआ है जिसे व्यापार में सहायता प्रदान होती है। और यह ब्रिटिश के गुलाम थे, और इन लोगों ने जब आज़ाद हुए तो अपना एक संगठन बनाया सार्क, जो कि साउथ एसोसिएशन, जिसे कि साउथ का एसोसिएशन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1950 हुई है। जो कि देख सकते हो, साउथ का स्थापना हुआ 1985 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर नेपाल में है, जो कि इसका हेड क्वार्टर नेपाल में, जो कि फिगर में देख सकते हैं नेपाल, काठमांडू। तो यहाँ पे हेड क्वार्टर है, जो कि स्थापना हुआ 1985 में और हेड क्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। और इसमें 8 देश आते हैं, जो कि हमारे सारे सीक्वेंस वाइज इसे याद रखना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सारे 8 देश एक साथ एक संगठन बना के व्यापार करते हैं, जिससे कि उन्हें फ़ायदा होती है और टैक्स में छूट मिलती है। सार्क में जो देश हैं, ज़्यादातर देश जनसंख्या से जूझ रहा है और अल्प विकसित है। इसमें सबसे ज़्यादा लीड रोल में भारत है, जो कि भारत जनसंख्या से भी जूझ रहा है और अल्प विकसित भी है।
तो इसके बारे में तो डिटेल से हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम मालदीव के बारे में जानते हैं, जो कि मालदीव जो है, मालदीव यह हमारा सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है, और यह मुस्लिम कंट्री है। एशिया का जो सबसे छोटा देश है मालदीव, यह भी एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। और समुद्री द्वीप है, यह एक समुद्री द्वीप है, समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह एक द्वीप है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी है और चारों तरफ जल है, जो कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। मालदीव चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और यहाँ लोगों का पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग पर्यटक के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने ही आते हैं। देश द्वीपीय टापू पर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पर्यटकों की संख्या ज़्यादातर आती है और यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। और यह समुद्र का पानी एकदम यहाँ का साफ़ है, यहाँ का समुद्र का पानी एकदम फ्रेश है, जैसे कि कुछ भी समुद्र में रहे उसको पूरा प्रॉपरली आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ का समुद्र का पानी इतना फ्रेश होता है। और यहाँ का पानी में माले एयरपोर्ट है, पानी के अंदर ही माले एयरपोर्ट है, जो कोई भी मालदीव में आता है और वहीं से कहीं जाता भी है, वहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है जो कि माले है। तो माले में आप फिगर में देख सकते हैं, माले जो कि मालदीव के ऊपर इसका माले है, यह एयरपोर्ट है। और यहाँ क्या होता है कि मुस्लिम कंट्री है, यहाँ ज़्यादा पर्यटकों के लिए आना जाना है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि यह एक घूमने का स्थान है, पर्यटकों ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक नॉलेज इसके बारे में रखना है। यह एक सबसे छोटा देश है, जो कि एशिया का छोटा देश है मालदीव। अब आते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आपके सामने है श्रीलंका का मैप, जो कि आप लोग देख सकते हैं। श्रीलंका का मैप, ये श्रीलंका का मैप है, जो कि यह अंग्रेज़ों का गुलाम था। श्रीलंका अंग्रेज़ों का गुलाम था, जो कि 1948 में स्वतंत्र हो गया और यह भारत से सटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप है, जो कि यहाँ पे साइड में भारत है और यह भारत से थोड़ा सटा हुआ है। और इसके बीच में एक पुल है, जिसे राम सेतु या पन्नम द्वीप या धनुषकोणीय या आदम ब्रिज कहा जाता है, जो कि भारत से सटा हुआ है। और भारत से रामेश्वरम मुख्य ज़मीन है। भारत से जो इधर आने पे एक मुख्य ज़मीन आता है, जो कि रामेश्वरम मुख्य ज़मीन है। आगे द्वीप है, उसके बाद श्रीलंका आता है। अगर आप भारत से श्रीलंका आ रहे हैं तो पहले तो आपको रामेश्वरम मुख्य ज़मीन है, उसके बाद से कुछ दूरी के बाद से द्वीप आते हैं, उसके बाद से श्रीलंका आएगा। तो ये भारत से सटा हुआ है। और आने पे क्या क्या मतलब कैसे आएगा, तो सबसे पहले रामेश्वरम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रामेश्वरम, यहाँ पे द्वीप है, कुछ दूरी तक द्वीप है, उसके बाद से कहीं श्रीलंका आता है। तो यह भारत से सटा हुआ है। और यहाँ मंदिरों का गलियारा भी कहा जाता है। किसे? मंदिरों का गलियारा किसे कहा जाता है? रामेश्वरम को मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, इसीलिए इसे मंदिरों का गलियारा कहा जाता है रामेश्वरम को। और अब्दुल कलाम का जन्म भी रामेश्वरम में ही हुआ है। यहाँ पे अब्दुल कलाम का जन्म भी रामेश्वरम में ही हुआ है। और मन्नार द्वीप सबसे पहले है, जो कि श्रीलंका में सबसे पहले मन्नार द्वीप है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मन्नार द्वीप सबसे पहले है। श्रीलंका से मतलब आप आ रहे हैं, श्रीलंका में पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहला द्वीप जो पड़ता है वो मन्नार द्वीप पड़ता है। और उसी के नाम पे इधर मन्नार की खाड़ी भी आप देख सकते हो फिगर में, ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार द्वीप के पास ही मन्नार की खाड़ी है। और सबसे पहले मन्नार की द्वीप पड़ती है श्रीलंका में, सबसे फेमस भी है ये मन्नार की द्वीप, श्रीलंका में सबसे फेमस है मन्नार की द्वीप। और रामेश्वरम और मन्नार के बीच राम सेतु है। तो ये नोटेड पॉइंट, क्योंकि रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के बीच में ही जो राम सेतु पुल है वो इन दोनों के बीच में है। रामेश्वरम और मन्नार के बीच राम सेतु है और बीच से जहाज़ नहीं जा पाता है। यहाँ पे कोई भी अगर जहाज़ चाहे कि मन्नार की खाड़ी से तक चली जाए तो कोई भी जहाज़ पार नहीं कर पाती है, क्योंकि इस साइड में मिट्टी है और इस साइड में द्वीप है, जो कि ऊपर तक उठा हुआ है, पानी से ऊपर स्थल तक है, इसीलिए यहाँ से कोई भी जहाज़ एक से दूसरे पार नहीं जा पाती है। और इसके नीचे मन्नार की खाड़ी और ऊपर पाक जल संधि है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिगर में लिखा हुआ है पाक जल संधि, नीचे मन्नार की खाड़ी, ऊपर पाक जल संधि। और इस साइड आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी है। और
श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है? श्रीलंका का सबसे ऊपरी श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु जो कि पॉइंट पेट्रो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे एकदम मेन छोर है, श्रीलंका का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट पेट्रो। यह श्रीलंका का ऊपरी बिंदु है, पॉइंट पेट्रो है। इसके नीचे जाफना आता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे जाफना है। जाफना एक द्वीप है। और श्रीलंका का निचला बिंदु, श्रीलंका का निचला बिंदु कौन है? हम्बनटोटा है, जो कि यहाँ पे है हम्बनटोटा। फिगर में आप लोग देख सकते हो हम्बनटोटा। तो क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है? तो पॉइंट पेट्रो है। और पॉइंट पेट्रो के ही पास भी जाफना है, इस साइड आप लोग देख सकते हो। और फिर क्वेश्चन आए कि श्रीलंका का सबसे अंतिम पॉइंट यानी कि सबसे लास्टवा छोर कौन सा है, लास्टवा बिंदु कौन सा है? तो हम्बनटोटा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और इस हम्बनटोटा से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत फेमस है, क्योंकि श्रीलंका की बर्बादी का कारण हम्बनटोटा से ही स्टार्टिंग हुआ था, जो कि आगे हम विद्वत से बताएंगे और हम्बनटोटा के बारे में जानेंगे। तो अभी बस क्वेश्चन इतना है कि श्रीलंका का सबसे आखिरी पॉइंट क्या है? हम्बनटोटा है। और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो पॉइंट पेट्रो है। और पॉइंट पेट्रो के पास ही जाफना है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। हम्बनटोटा ही श्रीलंका का बर्बादी का कारण बना। हम्बनटोटा जो श्रीलंका की बर्बादी के कारण आप इस समय देख सकते हो वर्तमान में, वह कारण कहीं ना कहीं यहाँ से भी स्टार्टिंग हुई थी। और हम्बनटोटा ही श्रीलंका का बर्बादी का कारण बना। यह 1975 से चालू हो गया था, जो कि 1975 से ही श्रीलंका की बर्बादी का किस्सा स्टार्ट हुआ। हम्बनटोटा श्रीलंका का एक बर्बादी का कारण बना, जो कि 1975 से चला आ रहा है अभी तक। 1975 जो कि अभी तक चला आ रहा है। और अभी क्या ईस्वी चल रहा है? 2023। तो 1975 से 2023 तक बहुत लंबा टाइम है। और इसमें श्रीलंका पूरा बर्बाद हो चुका है और बर्बाद होने के कगार पे है। और जैसे कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला, जो कि हम्बनटोटा के वजह से शीत युद्ध चला। यह बहुत लंबा क्रम में चला। जैसे सबसे पहले 1914 से 1918 में विश्व युद्ध चला, जो कि श्रीलंका का बर्बादी के कारण कब से हुआ? 1975 से। और सबसे पहले 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला, जो कि पहला विश्व युद्ध चला। यह पहला विश्व युद्ध चला। और उसके बाद से 1939 से 1945 तक द्वितीय युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला, जो कि यह द्वितीय विश्व युद्ध था। इनके बीच में ही शीत युद्ध चला, जो कि आगे क्रम तक स्टार्टिंग हुआ यहाँ से। अब 1945 से शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कब से? 1991 तक यह शीत युद्ध चलता है। और वह भी क्यों शीत युद्ध चलता है? वह हम्बनटोटा को लेकर चलता है। हम्बनटोटा का एक बहुत लंबा स्टोरी है, जो कि यह वर्चस्व की लड़ाई थी। शीत युद्ध एक वर्चस्व की लड़ाई थी, ताकत का लड़ाई था, जो कि मतलब एक दूसरे को वो लोग दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं तो हम ताकतवर हैं। तो यह एक वर्चस्व की लड़ाई थी शीत युद्ध, जो कि इसमें अमेरिका और रूस लड़ रहे थे, लेकिन यह डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे थे। तो इसी ही शीत युद्ध कहा जाता है, जो कि आमने सामने से लड़ा नहीं जाता है। वो छिप के बिना बताए, बिना किसी से कहे और बिना घोषणा किए ही युद्ध होता है। तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें अमेरिका और रूस थे, जो कि अमेरिका रूस लड़ रहे थे, उन लोगों का विवाद था। जैसे कि इसमें अमेरिका और रूस लड़ रहे थे और यह डायरेक्ट सामने से नहीं लड़ा गया था। यह शीत युद्ध डायरेक्ट सामने से नहीं लड़ा गया था, शीत युद्ध इनडायरेक्ट था। अगर क्वेश्चन में आए कि शीत युद्ध कैसे लड़ा गया था, उसका लड़ाई का परिणाम क्या था, वह कैसे लड़ा गया था, तो शीत युद्ध इनडायरेक्ट लड़ा गया था। जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख सकते हो, रूस मार रहा है यूक्रेन को, अमेरिका हथियार दे रहा है। जैसे मार रहा है यूक्रेन को और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। रूस ने कहा था यूक्रेन को, तुम अमेरिका से नाटो फौज से मत जाओ। मतलब अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन तुम नाटो फौज में मत जाओ, तो यूक्रेन कहा हम जाएंगे। अमेरिका रूस डायरेक्ट नहीं लड़े। तो यह भी एक शीत युद्ध चला है, जो अभी चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। वो भी एक शीत युद्ध है, डायरेक्ट लड़ा नहीं जा रहा है और उसके पीछे कई लोग हैं। तो वैसे ही श्रीलंका बर्बाद हुआ, श्रीलंका का ही स्टोरी वैसे ही है। तो
1975 में जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था और रूस का ऊपरी हिस्सा, जो कि देख सकते हो फिगर में, रूस का ऊपरी हिस्सा बर्फ से जमा रहता है। फिगर में आई होप आप सबको हम दिखा सके। ये रहा रूस का फिगर, जो कि रूस का ऊपरी हिस्सा बर्फ से जमा रहता है। ऊपर रूस का ऊपरी हिस्सा ये आप लोग देख सकते हो। ये क्या होता है ना कि बर्फ से जमा रहता है और दूर की लड़ाई में ना तो सेना काम आती है और ना ही एयरफोर्स काम आती है, तो इनको मतलब दिक्कत होता है उस समय युद्ध करने में। जो कि क्या हुआ कि उस समय दूर की लड़ाई में नौसेना काम आता है और बड़ा जहाज टाइटैनिक की तरह होता है और 6 महीने तक उसी में खाना पीना रहना सब कुछ होता है। और उस समय क्या हुआ कि शीत के समय ही रूस और श्रीलंका के नीचे से ही जाता है, जो कि हम्बनटोटा के रास्ते से ही रूस शीत युद्ध होने वाला था, तो रूस यहीं से जाता था हम्बनटोटा के रास्ते से ही। तो अमेरिका ने श्रीलंका से हम्बनटोटा का कुछ भाग देने के लिए कहा, तो अमेरिका ने श्रीलंका से हम्बनटोटा का कुछ भाग खरीदने के लिए कह रहा था। वही रडार सैटेलाइट जो कि, तो उस समय क्या हुआ कि शीत युद्ध स्टार्ट होने वाला था और वह शीत युद्ध होने वाला था अमेरिका और रूस के बीच में। तो अमेरिका क्या होता है कि उस समय शीत युद्ध के समय कुछ चालाकी करता है और वो जब रूस आता है हम्बनटोटा के नीचे से ही, श्रीलंका के नीचे से ही जाता है अमेरिका की साइड, तो अमेरिका ने श्रीलंका को हम्बनटोटा का कुछ भाग खरीदने के लिए कहा। यहाँ जो हम्बनटोटा है, श्रीलंका का आखिरी पॉइंट हम्बनटोटा, इसको कुछ भाग को खरीदने के लिए अमेरिका ने कहा। और वो बोला कि यहाँ पे रडार स्टेशन सिस्टम, जो कि स्टेशन हम लगाएंगे, रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो तब उस समय रूस ने क्या किया, रूस बहुत गुस्सा हुआ और भारत से मदद मांगा। उसी समय श्रीलंका ने गलती किया, उसमें तमिल लोग, जैसे कि श्रीलंका में कुछ भागों में तमिल लोग ऊपर रहते थे, तो श्रीलंका ने क्या किया कि तमिलों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जहाँ की भारत विरोध करने लगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ तमिल लोग थे और भारत में भी तमिल लोग हैं। तो जब ये श्रीलंका वाले बेफिजूल के तमिल वालों पे अत्याचार करने लगे, तो भारत वालों को भी गुस्सा आया और भारत विरोध करने लगा। जब तमिल युद्ध हुआ तब उसमें से एक नेता उभरा, जो कि प्रभाकर नाम से एक नेता उभरा, जो कि तमिल में से ही था। जब तमिल वालों पे अत्याचार हो रहा था, वो लोग एक अपना टीम बना के एक अपना नेता बनाए, जो कि प्रभाकर था, लीडर था। इसने संगठन बनाया जो कि लिंटे कहा जाता है, LLIT, जो कि LLIT लिंटे, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसे कहा जाता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। कहा हमारे तमिल को कोई भी नहीं भगा सकता है। यहाँ पे श्रीलंका वालों ने क्या कहा कि तमिल वालों को मार के अत्याचार करके यहाँ से खदेड़ रहे थे, लेकिन वो जो एक अपना वो बनाए थे, संगठन बनाए थे, वो लोगों ने कहा कि यहाँ से कोई भी तमिल वालों को नहीं निकाल सकता है। वह वहाँ के थे, भाषा थोड़ा अलग था उनका। और क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इसी प्रभाव से वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो गया और भारत शांत हो गया। जब ये लोग आपस में लड़ने लगे तो उस समय भारत थोड़ा शांत हो गया। रूस भी कहा कि आप लोग शांत रहिए, बोलिए मत। तो श्रीलंका खाली हुआ, जो कि श्रीलंका खाली हुआ तो रडार लगाने के लिए अमेरिका बोलने लगेगा। मतलब ये सेंस था कि अगर श्रीलंका का दिमाग फिर से भटका तो वो क्या करेगा कि अमेरिका को ये हम्बनटोटा का पार्ट दे देगा यहाँ पे रडार स्टेशन लगाने के लिए। तो इसीलिए रूस वाले ने भी कहा भारत को कि अभी आप लोग शांत रहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो एक क्वेश्चन आता है कि लिंटे जो है कहाँ से उभरा, तो लिंटे पॉइंट पेट्रो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है श्रीलंका का। वहीं से ये प्रभाकर नाम का एक उभरा, जो कि ये पूरे मतलब इस साइड के श्रीलंका की इस साइड में पॉइंट पेट्रो से ये उभरे, जो कि खतरनाक हो गए और उग्रवादी संगठन बने। जिससे कि आगे देखा जाता है कि इन लोगों का साथ भारत वालों ने दिया। भारत वालों ने बम और गोला बारूद, जितने एयरफोर्स होते हैं सभी को ट्रेनिंग दी और सब कुछ दिया। तो जब ये सब शांत हो गया तो फिर भारत वाले ने भी कहा कि अब तुम लोग गिरफ्तार कर दो। श्रीलंका वाले ने भी मदद मांगा। तो ऐसे करके क्या हुआ कि
श्रीलंका ने मना कर दिया अमेरिका को कि नहीं, हम नहीं देंगे हम्मन टोटा। तो ऐसे करके समझौता हुआ, जो कि यही हम्मन टोटा की वजह से श्रीलंका बचा और उस अभी तक वो उस सिस्टम में है। जो कि सारे यहाँ पे क्या हुआ था कि एयरफोर्स वालों ने, जो लिंटे ये संगठन बना था, वो लोग क्या किए थे कि श्रीलंका के सारे अर्थव्यवस्था को रद्द कर दिए थे। सारे एयरफोर्स जितने थे संगठन बने हुए थे उन लोग के, इलीगल एयरफोर्स ने भी सब उन लोगों ने एक आर्मी बना रखा था। तो वो लोग क्या किए थे कि युद्ध के दौरान जितने स्टेशन थे या ये जितने हवाई अड्डे थे, पुल थे, नहर थे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था, सबको बम से उड़ा दिया था। बहुत अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुकी थी। तो उसके लिए क्या हुआ ना कि बहुत लोगों से इसने उधार लिया, जो कि आज तक उसी कर्ज में डूबा हुआ है और इसे आज तक परेशानी हो रही है उसी वजह से। और इसका एक मूल कारण क्या है कि जब भारत ने मना किया तो अमेरिका जब चला गया यहाँ से, हम्मन टोटा उसे नहीं मिला, तो उसे लगा कि भारत वाले ने ही मना किया, तो वह भारत वालों से दुश्मनी निकालना चाहा। तो जो कि आगे आप देखेंगे बंगाल की जब हम पढ़ाएंगे तो बंगाल में बताएंगे कि अमेरिका वालों ने कैसे अपना बदला वहाँ पे निकाला भारत से। तो अभी इसमें पॉइंट ये है कि लिंटे कहाँ से उभरा, तो पॉइंट पेट्रो श्रीलंका का ऊपरी भाग है, जो कि पॉइंट पेट्रो यहाँ से पूरा लिंटे यहाँ तक फैला था। और ये क्वेश्चन में आता है जिसका नाम क्या था, प्रभाकर था। प्रभाकर एक उभरा था, जो कि एक नेता था, लीडर था, प्रभाकर था। और यह क्वेश्चन में आता है प्रभाकर लिंटे का सदस्य था। जो कि यहाँ का हम्मन टोटा है, यह एक बंदरगाह है और पॉइंट पेट्रो उत्तर में है। पॉइंट पेट्रो कहाँ है, उत्तर में है। हम्मन टोटा कहाँ है, दक्षिण में है। हम्मन टोटा दक्षिण में है और पॉइंट पेट्रो उत्तर में है। तो ऐसे ही जाफना से लिंटे उग्रवादी का गठन जो उभरा था, जाफना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जाफना, यहाँ पे जाफना जो स्टार्टिंग में हमने बताया जाफना, यहीं से प्रभाकर, ये जो लिंटे का उग्रवाद था यहीं से उभरा था, प्रभाकर था। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। और नेवी, तोप, टैंक, एयरफोर्स, बम सब इनके पास था। जब भारत वालों ने रूस का मदद किया तो अब आज तक रूस भी मदद मतलब उस चीज़ के एहसान मानता है। और लिंटे जो यहाँ पे जाफना से उभरे थे, ये लोग क्या कह रहे थे कि हमें एक अपना अलग देश बनाना है। एक तो खुद ही छोटा है श्रीलंका, अब इसमें से भी बांट के अपना अलग देश बनेगा, कैसे बनेगा। तो उस समय क्या हुआ कि भारत वालों ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नीति है, तुम लोग सिलेंडर करो और मतलब कैद हो जाओ। तो वो लोग तो बोला अरे आप ही लोगों ने तो मतलब हमें ट्रेनिंग दिया, हमें कहा कि ऐसे करो ऐसे करो। तो उस समय लोग कहे कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय में ऐसी होता है, कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तो ऐसे करके ये सारा मामला यहाँ का रफा दफा हुआ। यही है जो कि श्रीलंका का कैपिटल जो कि है श्री जयवर्धनपुरम न्यू है। यह श्रीलंका का कैपिटल यानी कि राजधानी श्रीलंका का क्या है, श्री जयवर्धनपुरम है। और पुराना है पूर्व जो कि कोलंबो था, और इससे भी पुराना था कैंडी। तो यह बार बार अपना कैपिटल भी चेंज करता था। अभी तो जो वर्तमान में इसका कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम है, ये रहा फिगर में। और पहले का क्या था, कोलंबो था। और इससे भी पहले सबसे पुराना क्या था, कैंडी था। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अनुराधापुर है, यहाँ पे यह देश, यहाँ पे एक खाड़ी है एलिफेंटा दर्रा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलिफेंटा दर्रा है। यहाँ पे एलिफेंट दर्रा है, ये एलिफेंट दर्रा है, जो कि याद करने वाला पॉइंट है। पॉइंट पेट्रो, जाफना, एलिफेंटा दर्रा, मन्नार द्वीप, जो कि रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के बीच पुल है। और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि उत्तर में है और मन्नार की खाड़ी दक्षिण में है। तो श्रीलंका का कैपिटल हो गया श्री जयवर्धनपुरम वर्तमान। सबसे आखिरी पॉइंट हम्मन टोटा और सबसे उत्तरी पॉइंट पेट्रो। तो ये श्रीलंका का कुछ क्वेश्चन रहा। तो अगला देखते हैं हम, पाकिस्तान कब निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जो कि सबसे पहले अमेरिका ने आज़ाद कर दिया। और 10 साल लगा इन लोगों को, पाकिस्तान वालों को 10 साल लग गया अपना संविधान बनाने में। जिस वजह से क्या हुआ कि जो जिसको जितना मन किया कब्जा किया और जैसे जिसको मन किया वो रहा। 10 साल के बाद संविधान लागू हुआ, कब, 1957 में इन लोगों ने अपना एक संविधान बना के तैयार किया, जो कि बहुत ही लेट इन लोगों ने तैयार, जो कि ये देख सकते हो
पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। सबसे बड़ा राज्य यहाँ का कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, जो कि ये रहा बलूचिस्तान। और यहाँ पहाड़ों से भरा है, यह पहाड़ों से भरा हुआ है। बलूचिस्तान क्या है? ज़्यादातर पहाड़ों से भरा हुआ है और खनिज उत्पादन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे खनिज संपादन ज़्यादा होते हैं। और बलूचिस्तान रोड जाता है, बलूचिस्तान में एक रोड जाता है जिसे कि ग्वादर बंदरगाह कहा जाता है। बलूचिस्तान में एक ग्वादर बंदरगाह से CPEC रोड जाता है। चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया, कर्जा दिया, जो कि $85 बिलियन था का सड़क बनाने के लिए, $85 बिलियन का सड़क बनाने के लिए। इसके आसपास हजारों कंपनियां खुलेंगे, सब बर्बाद हो गया, ये सब फालतू हो गया, बर्बाद हो गया, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया। बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है? बलूचिस्तान का कैपिटल है यहाँ पे बलूचिस्तान का क्वेटा, ये कैपिटल है। बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कांधार है। इधर ईरान है, जो कि बलूचिस्तान के साइड में ईरान है। और ये पाकिस्तान ही अफगानिस्तान है, जो कि यह इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है, जहाँ पे अफीम की उत्पादन होती है। सर्वाधिक अफीम की उत्पादन कहाँ होती है? बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिसे कि हम पाकिस्तान कहेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये ट्रायंगल है जिसे कि गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है। और यह बलूचिस्तान का कैपिटल यहाँ पे है क्वेटा, जो कि बहुत छोटा में लिखा हुआ है। और यहाँ सीमा ईरान से लगता है। क्वेटा जो है सीमा कहाँ लगता है? ईरान से लगता है बलूचिस्तान का सीमा। यहाँ पे चाबहार बंदरगाह लिया जाता है। चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे चाबहार बंदरगाह स्थित है। और पाकिस्तान का नीचे वाला सिंध राज्य है। पाकिस्तान को जो नीचे वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंध राज्य है। और यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ, जो कि पंजाब बड़ा पाकिस्तान में है। जो कि हमारे पास पंजाब है वो छोटा सा भाग रह गया है। और पाकिस्तान में जो बंटवारा के समय गया हुआ वो बड़ा पाकिस्तान है, वो बड़ा पंजाब है। पाकिस्तान में बड़ा वाला भाग है, भारत में छोटा वाला है। भारत के राष्ट्रीय गीत में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग आता है, जिसमें इतिहास नहीं बदलेगा, भूगोल बदल दिया जाएगा, ये मतलब कहना है। और सिंध लोगों को, सिंध का कैपिटल क्या है? कराची है। यहाँ पे आप लोग से देख सकते हो सिंध यहाँ पे है, सिंध का कराची है। और सबसे बड़ा है सिंध का ये दो राज्य संपन्न राज्य है, कराची और पंजाब और लाहौर। पंजाब का कैपिटल क्या है? लाहौर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पंजाब है और इसका कैपिटल क्या है? लाहौर है। पंजाब और लाहौर। तो ये रहा कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से कुछ मेन टॉपिक, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। पाकिस्तान, यहाँ पे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के नीचे रावलपिंडी है, जो कि पेशावर ऊपर है। तक्षशिला है, जहाँ पे तक्षशिला हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तक्षशिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काबुल है, कांधार है, जो कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हेरात है, कांधार, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आते हैं, जो कि पंजाब के पास ही हड़प्पा है। यहीं पे पंजाब के पास ही हड़प्पा है। और सिंध के ऊपर मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंध है, सिंध के ऊपर ही मोहनजोदड़ो है, जो कि लड़कना ज़िला है। यहीं पे लड़कना ज़िला है, जो कि फिगर में उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक ज़िला है। फिर मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान का 80% पैसा पंजाब पर खर्च किया जाता है। पाकिस्तान का जितना पैसा होता है ना 100% में से, उसमें से 80% पैसा तो पंजाब में खर्च किया जाता है। और पंजाब के बागान, जो कि बॉर्डर पे ही है, पंजाब बॉर्डर पे ही है। लाहौर के बाद भारत, पंजाब में अमृतसर आता है। लाहौर के बाद से भारत, जो कि भारत में है, पंजाब अमृतसर आता है। यहाँ पे पंजाब में लाहौर आता है। और जैसे ही आप पाकिस्तान को पार करके भारत में जाएंगे तो भारत में पंजाब अमृतसर आता है। तो ये दोनों एक ही पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा भाग पंजाब का चला है पाकिस्तान में, और छोटा भाग रह गया है भारत में, जो कि जाने पे अमृतसर आता है। और यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर खैबर है, पाकिस्तान के ऊपर खैबर है, जो कि यहाँ पे
केवल आतंकवाद रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खैबर पख्तूनख्वा फिगर में पाकिस्तान के ऊपर ही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे केवल आतंकवादी है। इस्लामाबाद के नीचे क्या है, रावलपिंडी है। रावलपिंडी जिला में तक्षशिला है और तक्षशिला यहाँ पे तक्षशिला ये रहा ऊपर जो कि उसके ज़िले में है। और इस एरिया का नाम गांधार था जो कि यहाँ पे 400 साल से पहले यहाँ एरिया का नाम गांधार था। हमारे 16 महाजनपद में से एक था यह तक्षशिला भी आता था। तो इसको तक्षशिला गांधार पहले राज्य कहा जाता था जिसे कि नाम बदल दिया गया। और इसका गांधार का कैपिटल क्या था, तक्षशिला था। और गांधार नरसेन तक्ष के थे, यहाँ के नरसेन तक्ष थे गांधार के पुत्र आंबिक थे। गांधार में ही रहते थे, गांधार में, जो कि वहाँ के पुत्र थे। आंबिक था जो कि सिकंदर से हार मान गया। आंबिक जो थे वो सिकंदर से हार मान गए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पे है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे सबसे पहले लॉज लेके रहा जाता था, हॉस्टल नहीं था। पहले तो हॉस्टल नहीं था, यहाँ पे लॉज लेके रहा जाता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम अब देखने वाले हैं अगले टॉपिक को। तो अगला है हमारा नेपाल, जो कि नेपाल को हम देखेंगे। तो हमने देखा जो कि मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को देख लिया है। अब अगला है हमारा नेपाल, जो कि नेपाल प्लस भूटान पहाड़ों पर बसा है और यह एक लैंड लो कंट्री है। लैंड लो कंट्री किसे कहते हैं, दो बड़े देशों के बीच में जो बॉर्डर का काम करता है उसे लैंड लो कंट्री कहा जाता है। तो बड़े देशों के बीच में यह एक बॉर्डर का काम करता है, लाइन का काम करता है, तो इसे लैंड लो कंट्री कहता है। और नेपाल क्या है, हिमालय पर्वत है। नेपाल में हिमालय पर्वत है और सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 है। 8,850 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। यह सबसे ऊंचा चोटी होता है, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है विश्व में। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ के भाषा क्या है, नेपाली है। भारत के 8वीं शेड्यूल में भी है, यह 8वां भाषा भारत के 8वीं शेड्यूल में भी है। 30 से 35 हज़ार ऊंचा जहाज यहाँ पे उड़ नहीं सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि जितना ऊंचाई पे एक जहाज उड़ता है उतनी ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट की ही, इसीलिए इस पहाड़ से कभी भी कोई जहाज नहीं उड़ता है, क्रॉस होकर साइड से ऐसे जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेपाल ऊपर से चाइना है, नेपाल के ऊपर क्या है, चाइना है और तिब्बत है। पहले तो यहाँ पे तिब्बत ही था लेकिन तिब्बत को चाइना वालों ने कब्जा कर लिया 1959 में तिब्बत को चाइना वालों ने कब्जा कर लिया। और चाइना ऊंचा है और नेपाल से सारी नदियाँ जो बह के आती हैं तो वो सारी नदियों का जल क्या होता है, भारत में आता है। और भारत में खासकर कहाँ आता है, बिहार यूपी में आता है। और वहाँ पे हरदम नदियाँ इसी साइड ढलान में रहती हैं, यूपी और बिहार की साइड, क्योंकि चाइना जो है वो ऊंचे पे है, वहाँ पे ऊंचाई है, वहाँ पे कोई नदियाँ नहीं जाती है। इसीलिए इस साइड सारे जो कि भारत में उत्तर और बिहार में, उत्तर प्रदेश बिहार में आ जाते हैं। और यहाँ पे बफर कंट्री लैंड लो कंट्री कहा जाता है। बफर कंट्री लैंड लो कंट्री से में लैंड लो कंट्री का मतलब दो बड़े देशों के बीच में जो बॉर्डर का काम करता है उसे लैंड लो कंट्री कहा जाता है। बफर कंट्री जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे बफर कंट्री कहते हैं। बस दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वही है। दो बड़े देशों के बीच में देश जो कि बफर कंट्री कहलाता है। नेपाल और अफ़गानिस्तान क्या है, बफर कंट्री है। ये नेपाल है और अफ़गानिस्तान हमने पढ़ा है वो एक बफर कंट्री है। और इसमें कुछ पॉइंट है जो कि यहाँ पे सप्तकोसी नदी जाती है, ये बिहार में जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनकपुर है। जनकपुर से क्या होता है, यहीं पे रहते थे माता सीता की पिता, जो कि माता का जन्म हुआ था भारत में, वहाँ से जनकपुर इनको ले गया था सीता को। और यहीं पे विराटनगर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विराटनगर है जो कि सबसे विकसित देश है नेपाल का। देख सकते हैं कंचनजंगा पर्वत है जो कि दूसरा मतलब ऊंचा पर्वत है। यहाँ इसकी ऊंचाई भी लगभग उतना ही है। और यहाँ पे मैकालू पर्वत है
और वैसे ही करके काठमांडू, वो जो कि नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। ऐसे क्या हो, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, राप्ती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में जाती है, जिसे कि हम नदियों के टॉपिक में देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं, कैपिटल है काठमांडू, बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट त्रिभुवन है। त्रिभुवन नेपाल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, त्रिभुवन। तो सारी नदियाँ भारत में बिहार में आती हैं। नेपाल का औद्योगिक शहर किसे कहेंगे? नेपाल का औद्योगिक शहर विराटनगर, जो कि विकसित है। क्वेश्चन है, नेपाल का औद्योगिक शहर कौन सा है? विराटनगर है। और काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर कहाँ है? काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर क्या है? काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर क्या है? वह है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, जो कि वहाँ पे शायद पशुओं का मेला लगता है, जो कि काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर है, फेमस वहाँ का मेला लगता है। और पशुपतिनाथ वहाँ पे मतलब मंदिर में देवता रहते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, चोटी जो कि नेपाल में है। और पर्वत तो भारत में भी है, चाइना में भी है, लेकिन उसकी चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में विद्यमान है। और चीन और नेपाल के सीमा पर मैकालू पर्वत है। चीन और नेपाल के बीच में क्या है? मैकालू पर्वत। तो ये चीन है और ये नेपाल है, इसके बीच में मैकालू पर्वत है। और चीन और नेपाल के बीच में मैकालू पर्वत है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। आप लोग देख सकते हो कि नेपाल इधर से भारत भी है, तो कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि सबसे पहला एक एयरपोर्ट है, जो कि लुकला एयरपोर्ट है, और दूसरा जोमसन एयरपोर्ट है। दोनों नेपाल में खतरनाक एयरपोर्ट है। यहाँ पे फेमस है ये, मतलब दोनों एयरपोर्ट फेमस है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट के लिए ये फेमस है। बहुत ज़्यादातर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। नेपाल में खेती कम होती है। एक और बात, नेपाल में क्या होती है? खेती कम होती है, क्योंकि ये सारे पर्वतीय हैं और ये सारे क्या हैं? ये सारे थोड़े बहुत यहाँ पे शहर बसे हुए हैं, तो इतना में ही खेती होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा खेती होती नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जड़ी बूटी पाई जाती हैं, जो कि निचले भाग में शहर में है यहाँ पे, और ऊपर में पहाड़ है। तो उत्तर में ज़्यादा पहाड़ से चाइना में व्यापार अच्छा से नहीं होता है। उत्तर में क्या है कि बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, उस वजह से नेपाल का चाइना से कोई अच्छा व्यापार नहीं होता है। भारत से ही ज़्यादा व्यापार होता है नेपाल का। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक इतना ही था। और इसका जो एयरपोर्ट था, जो कि चाइना में और नेपाल के बीच में एक सीमा पर एक पर्वत है, मैकालू पर्वत, और भारत और नेपाल के बीच में ही है कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो नेपाल से इतना ही क्वेश्चन टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब अगला देखते हैं हम, जो कि भूटान। तो फिगर में आप सब लोग देख सकते हो भूटान का फिगर, जो कि बहुत नॉर्मली है। भूटान का फिगर आप लोग ऐसे भी बना सकते हो कोई। और भूटान यह भी लैंडलो कंट्री है। भूटान क्या है? एक लैंडलो कंट्री है, भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, इस साइड से भी भारत है, इस साइड से भी भारत है, और इस साइड से भी भारत है। ऊपर क्या है? चाइना है। तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है भूटान को, और ऊपर से चाइना है। तो यह एक लैंडलो कंट्री है, जो कि 2 बड़े देशों के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है, उसे लैंडलो कंट्री कहते हैं। और भूटान भारत से मदद लिया है, जो कि भारत से भूटान मदद लिया है। और 2017 में चाइना ने डोकालो में चला गया, जो कि भूटान में है, वहाँ पे कब्जा करने के लिए कि ये मेरा है। तो उसी समय भूटान ने भारत से मदद लिया था। ये है कि भारत भूटान का सुरक्षा करता है, अभी तक भी सुरक्षा करता है। और भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू है। यहाँ पे देख सकते हो आप, भूटान का कैपिटल थिम्पू है। और भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पारो है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? काला पर्वत है। भूटान का सबसे बड़ा पर्वत काला पर्वत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग के पास मैप है तो आप फिजिकल में जाके देखिएगा, तो फिजिकल में आपको ऐसे दिखेगा काला पर्वत, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है। भूटान का सबसे बड़ा पर्वत काला पर्वत है। और यहाँ पे बादल तड़कने वाला प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बादल तड़कने वाला देश किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। यहाँ पे ताला परियोजनाएं, बिजली घर, जैसे कि यहाँ पे ताला परियोजनाएं हैं, एक ताला परियोजनाएं हैं, दूसरा
चोखा परियोजनाएं हैं जो कि बिजली घर ही है, और दागहू परियोजना है जो कि यह तीनों बिजली घर है। तीनों मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताला परियोजना कहाँ है? तो भूटान में है, लेकिन है क्या? तो बिजली घर है। और चोखा परियोजना मतलब चूखा परियोजना बिजली घर है, और दोगहू परियोजना ये भी बिजली है। तीनों बिजली घर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भूटान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे पारो जो कि शहर है, बड़ा शहर, और सबसे बड़ा पर्वत काला पर्वत है भूटान का, और इसका कैपिटल क्या है? थिम्पू है। तो इसका पॉइंट इतना ही नोट करना है। और यहाँ के 3 बिजली घर है जो कि ताला परियोजना और चोखा परियोजना और दोगहू परियोजना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इसका कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगला हम देखने वाले हैं क्या? तो अगला हमारा टॉपिक है जो कि बंगाल है। तो हम बंगाल अगले टॉपिक में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हम अगर वर्ल्ड मैप या विश्व मानचित्र अच्छे से आप सबको समझा पा रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो थैंक यू सो मच।